नमस्कार दोस्तों, 26 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सैटरडे है, ज़्यादा आर्टिकल्स है नहीं, 4 आर्टिकल्स छपे हैं। पहला आर्टिकल है नया जम्मू एंड कश्मीर को लेके। देखिए, नया जम्मू एंड कश्मीर कैसे होना चाहिए, किस प्रकार की पॉलिसीज़ यहाँ पे चलेंगी। ऐसा बोला जा रहा है कि अभी की जो बीजेपी की सरकार है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तो क्या जो बाइडन के प्रेशर में आके अभी की बीजेपी सरकार कश्मीर में कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस करेगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अमिताभ बच्चू ये भी बोल रहे हैं कि हमारी दिल्ली की सरकार के ऊपर कितना भी प्रेशर हो, कश्मीर के मुद्दे को लेके वो अपनी पॉलिसी ज़्यादा चेंज करते नहीं है। नरसिम्हा राव जी की 1990s की कश्मीर पॉलिसी का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दिया है कश्मीर को लेके, ठीक है। और कश्मीर में रिप्रेजेंटेटिव सरकार लाने के लिए लोगों को आप कह सकते हो ना कि कन्विंस करने के लिए कि हाँ भाई सरकार उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अमिताभ मत्तू साहब ने बताए हैं। तो इन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक और आर्टिकल है रेलेवेंट एडवाइस फॉर हेल्थ केयर गिवर्स मदर्स टू बी। ये मैं बोलूंगा बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें कुछ अच्छी बातें बता रखी, कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स बता रखे। एक्चुअली में वो लेडीज जो कि प्रेग्नेंट है उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रखी है कि प्रेग्नेंट लेडीज को किस हद तक कोरोना वायरस के ये वैक्सीनेशन की जरूरत है, किस हद तक जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो कोरोना वायरस के समय पे वल्नरेबल हैं, और कोरोना वायरस से ग्रस्त प्रेग्नेंट लेडीज को जब बच्चा हो रहा है उनको किस किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स को देखेंगे। 2 ही आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि तीसरा आर्टिकल अभी यूरो 2020 को लेके है। एक टूर्नामेंट चल रहा है अभी, सोनी लिव पे उसका लाइव प्रसारण भी आता है, बहुत सारे लोग आप में से देखते भी होंगे। तो बता रखा है कि कौन सी टीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया, किस प्लेयर ने कितने गोल मारे। कोविड के समय पे सबको लग रहा था कि सब लोग जोश से नहीं खेलेंगे, बट पूरे जोश से गेम चल रहा है। तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जो लोग फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप देख लीजिएगा कि कौन सी टीम जीती है, कौन हाईएस्ट गोल स्कोरर था। ये 3-4 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम से पर्सपेक्टिव से। पूरा का पूरा इंटरेस्ट तो आपको तभी आएगा अगर आप फुटबॉल के लिए क्रेजी हो तो। नहीं तो नॉर्मल कर केसेस में आपको ये जो प्लेयर्स के नाम तक नहीं याद रहेंगे। जैसे मैं फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ तो मुझे सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा किसी और का नाम ही नहीं पता है। ओके, बट यहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं, इन सबके नाम दे रखे हैं, जैसे कि पॉल पोग्बा हो गया, रॉबर्टो मंसीनी हो गया। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। नहीं तो जब ये पूरा यूरो खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिस्पेक्ट में बता दूंगा। हालांकि एक्स एक्सपेक्टेड कि इस बार का जो यूरो 2020 हो रहा है उसके भी अब तक के हाईएस्ट गोल स्कोरर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। फ्यूचर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की गई है। बस यहाँ पे यही बताया गया है कि जो रिसेंट मीटिंग हुई है अमित शाह और मोदी जी की बाकी जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स के साथ, उस मीटिंग में ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई, ज़्यादा रैंकर नहीं हुआ, ज़्यादा बवाल नहीं हुआ। अमित शाह जी ने बोला कि ठीक है, पहले डिलिमिटेशन कराओ, पहले इलेक्शन कराओ, फिर फुल स्टेटहुड की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जब इतने दिनों से चीज़ें शांत पड़ी थी, जब इतने दिनों से कोई बातचीत हो ही नहीं रही थी, यहाँ पे कम से कम एक बातचीत की शुरुआत हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच ये आर्टिकल यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अलग से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कश्मीर के ऊपर मैं एक आर्टिकल अपलोड कर चुका हूँ, डीलिमिटेशन वाला आर्टिकल। आपने वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिए कि वाई इज डीलिमिटेशन सो सेंसिटिव इन J&K, हिस्ट्री ऑफ डीलिमिटेशन, विल जम्मू गेट मोर सीट्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो ओवरऑल इस आर्टिकल को भी अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं होता है। जो भी पॉइंट्स बताए वो पहले आर्टिकल नया J&K वाले में कवर हो गए। तो बेसिकली 2 आर्टिकल्स आपको डिस्कस करूंगा, एक नया J&K वाला और एक रेलिवेंट एडवाइस फॉर हेल्थ केयर गिवर्स। इसके बारे में यहाँ पे बातचीत होगी। आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। देखते हैं आज किसने किसने हमको ज्वाइन किया है। तो पपन देवनाथ ने हमको ज्वाइन किया है, रत्नाम म्यूजिक ने हमको ज्वाइन किया है, अमित शर्मा ने हमें ज्वाइन किया है, लियोम लेपचा ने हमको ज्वाइन किया है, योगेश चौहान ने हमको ज्वाइन किया है, राहुल रैना ने हमको ज्वाइन किया है। तो पपन देवनाथ, रत्नाम, अमित शर्मा, लियोम लेपचा, योगेश चौहान एंड राहुल रैना, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। डेली की बेसिस पे जब मेंबर्स आते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। वंस अगेन थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की डिस्कशन से। सबसे पहला आर्टिकल नया J&K के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल कर दें। अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं इस चैनल को, रिकमेंडेशन में आपको कुछ भी नहीं जाएगा। डेली की बेसिस पे आपके लिए वीडियो बन रही है। कल मैंने बहुत सी करंट की वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आप कल शाम की ही बात करो तो ये देखिए 90 किलोमीटर का जो चाइना अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वखान कॉरिडोर। ये वखान कॉरिडोर कैसे चाइना को जिहादिस्ट थ्रेट दे सकता है, ये वखान कॉरिडोर का ज्योग्राफिकल लोकेशन आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बॉडी कौन सी है, कंपटीशन एक्ट क्या है, और कैसे गूगल के ऊपर इल्जाम लगा रहा है स्मार्ट टीवी सेगमेंट में वायलेशंस करने के। यहाँ पे कुछ 2-3 ऐसे
कमिटमेंट्स हैं जो कि गूगल लेता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ उसके बारे में बताया है। राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान, मेंस के रिस्पेक्ट से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स, यहाँ पे ग्रे ब्लू ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप क्या है इंडिया यूएस के बीच में, जो 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प मोदी के बीच में साइन हुई थी। फ्लैश सेल्स डेंजरस क्यों है, तो ये सब वीडियोस मैंने कल ही अपलोड किए हैं, इनको देख लीजिए दोस्तों। ये किसी भी तरीके से आपके एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि देखिए मैं दिन में अपलोड नहीं कर पाता हूँ, उसका रीज़न ये है कि नहीं समय रहता है, मुझे बाकी काम भी करने होते हैं, तो मुझे रात में ही समय मिलता है। तो जो चीज़ें मैं रात में अपलोड करता हूँ वो आप अगले दिन में देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ इनको बिल्कुल देखें, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वखान कॉरिडोर, एक भी ऐसी वीडियो नहीं जो आप एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से छोड़ सको। बाकी मेरा आपको राय देना काम है, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए शुक्र, अच्छा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन, इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और जो भी मेरे इंपॉर्टेंट वेबसाइट के आर्टिकल्स हैं वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। कुछ दिनों से मैं इंस्टाग्राम के सवाल टेकअप नहीं कर रहा हूँ, कल वखान कॉरिडोर वाला टेकअप किया था। जैसे समय मिलेगा मैं उस पर ही पहुँचूंगा। अभी के लिए तो कंटेंट की इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको देनी है और आज एनसीईआरटीज भी बनानी है। तो चलिए नया जेएनके की बात कर लेते हैं। देखिए ऑल पार्टी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के घर पे, और ये जितने भी लीडर्स थे आपके जम्मू एंड कश्मीर के, वो वहाँ पहुँचे मिलने के लिए। मीटिंग बिना किसी रैंकर की हुई, बिना किसी लड़ाई की हुई, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि आप देखोगे कि जो माहौल था कश्मीर का वो काफ़ी बुरा था, और बुरा इन द सेंस कि एकदम से जो लीडर्स थे कश्मीर वाले, जो राजा बन के बैठे थे कश्मीर में, एकदम से उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, ये बंद हो गए, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट का दर्जा हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो काफ़ी बीच में कड़वाहट थी, गुस्सा था। तो उस गुस्से में एक दूसरे को सुनाने वाली बात हो सकती थी, बट ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। तो कम से कम बैठ के शांति से बात की गई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब आप देखो, तो अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो बहुत लंबे समय से केंद्र सरकार को थोड़ा टेंशन देता रहा है, ठीक है, बहुत लंबे समय से। देखिए कश्मीर ऑब्वियस सी बात है, पहले हमारा तो था नहीं। राजा हरि सिंह ने बोला हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रह नहीं पाओगे, बगल में पाकिस्तान जैसे देश है, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, हमारी फोर्सेज भी अंदर घुसी, और जहां तक जो पहुंच गया वो उस इलाका उसके कंट्रोल में हो गया। अब यहाँ पे 1990s का एक समय था जिस समय पे कश्मीर में सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी थी, सबसे ज्यादा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर था। केंद्र में उस समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी। जबरदस्त इंसर्जेंसी चल रही थी कश्मीर वैली में, और उस समय पे इंडिया का जो सबसे बड़ा दोस्त था सोवियत यूनियन, उसका विघटन हो गया, तो सोवियत यूनियन टूट गया था। तो उस समय यूएस इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर डालता था, क्योंकि यूएस का एलाई उस समय पे हुआ करता था पाकिस्तान। तो यूएस के उस समय के जो यूनाइटेड स्टेट्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, रॉबिन एल राल्फेल। रॉबिन एल राल्फेल क्या है, ये डायरेक्ट बिल क्लिंटन को रिपोर्ट करते थे। तो उस समय पे उन्होंने सवाल उठा दिया कि जो जम्मू एंड कश्मीर एक्सीड कर गया था इंडिया को, ये कैसे एक्सीड कर गया, ये तो है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान का है। मतलब इस प्रकार के स्टेटमेंट्स यहाँ पे देने लगे थे रॉबिन एल राल्फेल। मतलब सोचिए यूएस का इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी सीधे सीधे कमेंट कर रहा है कि कश्मीर कैसे इंडिया का पार्ट बन गया। अबे तुम कौन होते हो बोलने वाले कि कश्मीर कैसे इंडिया का पार्ट बन गया। सेंटर पे किसकी सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की। फ्रेजाइल कॉलिशन था, जैसे तैसे सरकार टिकी हुई थी। इकोनॉमिकली भी इंडिया की हालत खराब थी, एलपीजी रिफॉर्म्स जब शुरू हुए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी, तो बहुत बुरे हालात थे। डोमेस्टिकली हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर थे। आज की डेट में इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, उस समय पे नहीं था, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर था, तो क्या इंडिया बकल डाउन कर गया? इतने प्रेशर के बावजूद भी, इतने ताकतवर यूएसए के बावजूद भी, और हमारा जो दोस्त था सोवियत यूनियन वो टूट गया था, उसके बावजूद भी कश्मीर के इशू को लेके किसी ने भी सरेंडर नहीं किया। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि केंद्र में कौन सी सरकार बैठी है, वो कितनी ताकतवर है और कितनी कमजोर है। अभी मोदी जी को सरकार है वो बहुत ताकतवर है। पैसों के रिस्पेक्ट में चलिए कोरोना के चलते हम लोग थोड़ा डिसएडवांटेज में आ गए, बट उतने भी गरीब नहीं है। 1990s में हमारी हालत बहुत खराब थी, और कहीं ना कहीं लीडरशिप हमारी स्ट्रांग है ही। पीवी नरसिम्हा राव जी की तो लीडरशिप भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फ्रैगाइल कोalition था, जैसे तैसे करके सरकार बनी हुई थी। तो जब उस समय पे नरसिम्हा राव जी ने कांग्रेस के अंदर सरेंडर नहीं किया, और कोई भी और लीडर होता वो नहीं करता, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर के अंदर हमारे मोदी जी सरेंडर कर जाएंगे, इस बात की देखिए कोई चांसेस नहीं है। तो ये जो कश्मीर वाला मुद्दा है ना, कश्मीर वाले मुद्दे के लेके हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सेंट्रल की, वो किसी भी प्रकार से सरेंडर करने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार से गिव अप करने वाली नहीं है। तो अभी ये जो
ऑल इंडिया मीटिंग हुई ना, ऑल इंडिया मीटिंग इन द सेंस कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है कश्मीर के लीडर्स की दिल्ली में, इसको कमजोरी समझने की जरूरत नहीं है और ना ही इसको ये समझने की जरूरत है कि भाई यूएस के प्रेशर के अंदर आके हम लोग ये कर रहे हैं। कुछ जरूर मैटर कर सकती हैं चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान का थ्रेट रियल है। 2019 में हमने कश्मीर का स्टेटस चुना था, यूनियन टेरिटरी हो गया था, तो 2 साल बीत गए तो इलेक्शन कराना जरूरी है, तो कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। बट एकदम से ये समझ लेना कि भाई बाइडेन के प्रेशर के अंदर हम लोग ये मीटिंग बुला रहे हैं कश्मीर के लीडर्स की, या फिर तालिबान जो राज में आने वाला है एकदम से और उस तालिबान के डर के मारे हम लोग कश्मीर में इलेक्शन कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तालिबान के रिस्पेक्ट में मैंने कल ही आपको एक वीडियो बनाई है, राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, हाउ तालिबान रोज टू पावर इन अफगानिस्तान। इस पर्टिकुलर वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तालिबान किस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, और एंड में मैंने ये भी बताया है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी स्टैंड तालिबान को लेके क्या होने वाला है, और इसके साथ साथ तालिबान का जो एक्सटर्नल पॉलिसी इश्यूज है ना, वो किस प्रकार से काम करेगी हम कह नहीं सकते हैं। जब तालिबान पावर में आएगा वो चाइना का दोस्त रहेगा, इंडिया का दोस्त रहेगा, पाकिस्तान का दोस्त रहेगा, कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा इसके बारे में अभी कुछ कह पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो कंट्री जिस प्रकार से पावर स्क्रैम्बलिंग करेगा, जिस प्रकार से तालिबान के साथ बैक एंड टॉक्स करेगा, वो कंट्री उस प्रकार के रिश्ते रख पाएगा। तो कुल मिला के ओवरऑल कश्मीर के मुद्दे को लेकर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को उसके साथ जोड़ देना ये ठीक नहीं है। हमारे देश में जो नेबरिंग 2 कंट्रीज हैं, हमारी इतनी अच्छी दोस्त हैं, पाकिस्तान और चाइना, अभी रिसेंटली हमने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ भी जो सीज फायर वॉयलेशन है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि बैक एंड से यूए ने ट्रॉक ब्रोकर करी थी और पाकिस्तान के ऊपर खुद एक्सटर्नल प्रेशर बहुत है, तो अभी के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगल बगल जो हमारा हो रहा है उसको जबरदस्ती कश्मीर के साथ जोड़ के देखना ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि तालिबान ताकत में आ जाए तो कश्मीर के अंदर घुसपैठ करने लगेगा, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान एक लिमिट से ज़्यादा घुसपैठ कश्मीर के अंदर करवा पाएगा। आप समझिए बात को, जब से 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का ये जो स्टेट का स्टेटस गया है, उसके बाद आप देखोगे जो मोदी सरकार है, इट इज़ इन अ पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। कश्मीर में वायलेंस, टेररिज्म और मिलिटेंसी उनके लोएस्ट लेवल पे है। ये अलग बात है कि कश्मीर के लोगों की थोड़े बहुत फंडामेंटल राइट्स, उनकी फ्रीडम को हल्का फुल्का दबाया जा रहा है। हल्का फुल्का क्या, वहाँ के जो लोग बोलेंगे उन्होंने तो यही बोलेंगे कि हमारे ह्यूमन राइट्स पूरे वायलेट कर दिए गए। बट फिर भी 2019 से लेकर अब तक का अगर आप देखोगे तो पॉपुलर डिस्क्वाइट कम है, धरना प्रदर्शन कम हो गए कश्मीर के अंदर। जो भी सेपरेटिस्ट थे जो कि कश्मीर के अंदर आतंक मचवाते थे, लोगों को बरगलाते थे, भड़काते थे, दंगे छिड़वा देते थे, इन सबको उठा के जेल में डाल दिया। जो जेल के बाहर है वो चुप हैं, पता है कि ज़्यादा बोला तो फिर से जेल में पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के जैसे तैसे करके ये जो यूनियन टेरिटरी है कश्मीर की, इसको शांत करके रखा है हमारी केंद्र की सरकार ने, और डेफिनेटली इंसर्जेंसी और वायलेंस काफ़ी काबू करके वहाँ पर रखा गया। बट एक और बात अच्छी है कि भले ही हमारी सरकार ने एक आयरन कंट्रोल के चलते चीज़ें शांत करके रखी हैं, फिर भी बातचीत की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। कम से कम अभी जो केंद्र सरकार ने ये कश्मीर के लीडर्स के साथ बात की है, इन पॉलिटिकल पार्टीज को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की है, जिनको पहले गुप्त कर गैंग बोल के छेड़ते थे हमारे होम मिनिस्टर साहब, कम से कम उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिविटी लेके आता है। कम से कम प्राइम मिनिस्टर जी के बुलाने पे सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई और उन्होंने बैठ के बात की, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच को दिखाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो साम दाम दंड भेद हर प्रकार की पॉलिसी का इस्तेमाल करके केंद्र की सरकार कश्मीर में नॉर्मलसी लाने की कोशिश कर रही है। और चूंकि ये 14 के 14 लीडर्स 8 पॉलिटिकल पार्टीज के कश्मीर के केंद्र की सरकार से मिलने आए, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। बैठ के बातचीत हुई ये जरूरी है। आर्टिकल 370 फिर से फोर्स में आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है। अब आर्टिकल 370 रह सकता है या नहीं रह सकता है, कश्मीर के बहुत सारे स्कॉलर्स क्या बोल रहे हैं कि देखिए आर्टिकल 370 पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है तब तक इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकती। केंद्र सरकार का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, आर्टिकल 370 हटाया नहीं है संविधान से, बट इनएक्टिव है, आर्टिकल 35 से हटा दिया गया है। आर्टिकल 370 सही है या नहीं सही है ये डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 370 के हिसाब से अब राज्य की सरकार चले जम्मू एंड कश्मीर की, ये होना अब ना के बराबर पॉसिबल है। लेकिन इस पूरी मीटिंग से एक चीज शायद डिनोट होती है कि केंद्र सरकार को एक बात समझ में आ गई है कि जो ब्यूरोक्रेसी का राज है ना आपका कश्मीर के अंदर, ये नहीं चल पाएगा। ब्यूरोक्रेसी का राज का मतलब क्या है, तो भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा और उनके नीचे जो IAS IPS पोस्टेड हैं कश्मीर के अंदर, वो केंद्र सरकार के हिसाब से इस यूनियन टेरिटरी को चला रहे हैं। तो आप इनको यहाँ पे लिटिल डिक्टेटर्स कहा जा रहा है, लिटिल डिक्टेटर्स फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। मतलब केंद्र सरकार के बिहाफ पे जो भी ब्यूरोक्रेट्स
कश्मीर के अंदर कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं। ना ही कश्मीर के लोगों को बेटर पब्लिक सर्विस मिल पा रही है और ना ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कोई है। शुरुआत में ऐसा बोला गया था ना कि कश्मीर में पब्लिक सर्विसेज अच्छी की जाएंगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स आएंगे, वो कश्मीर में आके इन्वेस्ट करेंगे, उतना कुछ हो नहीं पाया है। तो कुल मिला के ये ना होने की वजह क्या है? ये ना होने की वजह ये समझ में आ रही है कि कश्मीर के लोग अपने आप को शायद एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ये एसोसिएशन जरूरी है और शायद इस बात को रियलाइज कर गई है हमारी केंद्र की सरकार। इसीलिए केंद्र की सरकार ने सारे कश्मीर के इंपॉर्टेंट लीडर्स को बुलाया दिल्ली में और उनके साथ बैठ के बातचीत करी, और ये काफी अच्छा स्टेप है। और इन कश्मीर के लीडर्स को भी ये समझ में आना चाहिए कि आर्टिकल 370 जैसे अरेंजमेंट पूरी जिंदगी नहीं चल सकते हैं। अगर आपको स्टेट बनना है तो आप बनो, लेकिन बाकी स्टेट्स की तरह बनो। छठे शेड्यूल की डिमांड करना, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस की डिमांड करना, वो सही है, बट पूरा अपना अलग संविधान बना देना तो सब कुछ उसके हिसाब से करने लगना, वो कहीं ना कहीं मुश्किल है। वो शायद दोबारा आ पाना ना के बराबर पॉसिबल है। बट हाँ, जरूरी यहां पे क्या है कि अब केंद्र की सरकार कश्मीर के लीडर्स की बात सुने और कश्मीर के लीडर्स भी कुछ ना कुछ केंद्र सरकार के जो पॉइंट्स है उनको समझने की कोशिश करें। मतलब ये जो कश्मीर के लीडर्स हैं वो पुराना 370 को लाने वाली बात करें, वो देखिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कश्मीर के इस स्टेटस को डिसॉल्व करने के बाद ही इंडिया के सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। आपको पता है कि अप्रैल 2020 मई 2020 के समय पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंक्रोचमेंट शुरू हो गया, चाइनीज फोर्सेस अंदर घुस आई हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो इवेंट था चाइना की तरफ से, वो भी इस कश्मीर के डिसोल्यूशन के साथ अफेक्टेड था। तो जो कुछ भी यहाँ पे कश्मीर का हुआ है, स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ा गया है, इसको रिवर्स तो करना मुश्किल है। हाँ, हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया जाए आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, 5 या 10 सालों में, लेकिन वो तब होगा जब ग्राउंड लेवल की डेमोक्रेसी वहां पे सेटअप हो चुकी होगी। आर्टिकल 370 के पुराने अरेंजमेंट के हिसाब से स्टेट का दर्जा देना इम्पॉसिबल है, ये कश्मीर के लीडर्स को समझना चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कश्मीरी एथीज को हमारी केंद्र सरकार को समझना चाहिए और उस हिसाब से कश्मीरी लीडर्स की मदद के साथ एक ग्राउस रूट डेमोक्रेसी कश्मीर में पहुंचाना जरूरी है। ये बात यहां बताई जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं रेलेवेंट एडवाइस फॉर हेल्थ केयर गिवर्स मदर्स टू बी विद कोविड-19 कंपाउंडिंग मैटरनल एंड नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस, वैक्सीनेशन एंड स्पेशल फैसिलिटीज मस्ट बी प्रायोरिटीज। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? इंडिया के अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो ये हाई बर्थ रेट, देखिए सीधी बात ये है कि हमारे यहाँ बर्थ रेट ज्यादा है, लोग ज्यादा पैदा होते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी ज्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आबादी ज्यादा होगी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी ज्यादा होगा, बशर्ते आपने आबादी को अच्छे से ट्रेन किया हो। खैर वो एक अलग टॉपिक, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही। दिन में इंडिया में लगभग कितनी बर्थ्स होते हैं? 72,000 बर्थ होती है इंडिया में एक दिन में। और अगर गेस्टेशन के पीरियड को आप 10 महीने मानो और उसके साथ साथ प्रेगनेंसी लॉसेस को, जो कि देखिए सारी बर्थ्स नहीं हो पाती हैं, कुछ मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे पेट से बाहर नहीं निकल पाते, हो जाती हैं बहुत सी प्रॉब्लम्स। तो अगर एक दिन में 72,000 बच्चे जन्मे हैं तो एक समय पे 72,000 से ज्यादा प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, ये बात तो एकदम क्लियर है। और 72,000 से बहुत ज्यादा होगी क्योंकि बच्चे तो अलग अलग समय पे जन्मे जा रहे हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ऑन अ सिंगल डे इज मच लार्जर देन 72,000। ये बात क्लियर है। अब कोविड-19 पर डे और नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ्स पर डे बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अप्रैल मई 2021 में तो तरकाठी मचा हुआ था, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया। और जो मैटरनिटी सर्विसेज थी, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, ये भी बहुत ओवरबर्डन थी। कोविड-19 से पहले भी और जो कोविड-19 आया उस समय पे भी मैटरनिटी सर्विसेज वर स्पेसिफिकली वेरी मच अफेक्टेड। केरला से कुछ रिपोर्ट्स निकल के आती प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर, जो क्या बोलती हैं, दे हैव अनकवर्ड मेनी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन। वो प्रेग्नेंट वुमेन जिनको कोविड-19 हो गया और जो उनके नए बच्चे पैदा हुए, उनमें बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, जैसे कि प्री एक्लेम्सिया, प्री टर्म लेबर मैटरनल इन्फेक्शन, इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन रेट्स, fetal growth restriction due to placental insufficiency, stillbirth, neonatal infections, respiratory disease। कहने मतलब ये है कि जिन लेडीज को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, उनके जो बच्चे पैदा हुए, उनको अलग अलग प्रकार की ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। फिर एक रीसेंट पब्लिकेशन आया था जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का, इसने बोला कि भाई कोविड-19 की जो पॉजिटिव प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनमें मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कई गुना ज्यादा है उन लेडीज से जो कि नॉन कोविड-19 प्रेग्नेंट है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी जो कोविड-19 से अफेक्टेड नहीं है, एक प्रेग्नेंट लेडी जो कोविड-19 से अफेक्टेड है, जो अफेक्टेड है उसका मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होगा। ओके, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है और उनको अगर हो गया कोविड-19 तो भैया इंटेंसिव केयर यूनिट में लंबे समय तक रहना पड़ सकता है, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन होगा, उससे उनके जो मेडिकल बिल्स हैं उनके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। और नियोनेटल डेथ्स भी बहुत कॉमन है। तो जिन मदर्स को कोविड-19 हो गया वहां पे नियोनेटल डेथ मतलब बच्चे के
पैदा होने के 27 दिन, एक महीने में जो मरने का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे जो मैटरनल और नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर मैटरनल ओबेसिटी की समस्या है या डायबिटीज़ की समस्या है प्रेगनेंसी के समय पे, और ये समस्याएं काफ़ी कॉमन होती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको ओबेसिटी और डायबिटीज़ जैसी समस्याएं ऑलरेडी हो जाती हैं, तो इन वुमेन के ऊपर और ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो ओबीज हैं, ये जो डायबिटिक हैं और उनको पकड़ लिया कोविड-19, तो कोविड-19 और डायबिटीज़ का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा म्यूकोरमाइकोसिस का इशू वहीं से निकल रहा है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के रिस्पेक्ट में एक सीरियस कैलामिटी हमको फेस कर रही है। मैटरनल हेल्थ को इस समय पे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो माएँ हैं जो प्रेग्नेंट हैं, दे आर वेरी मच वल्नरेबल टुवर्ड्स कोरोना वायरस। और इसीलिए ज़रूरी है कि ये प्रोफेशनल बॉडीज़ जो कि कहीं ना कहीं मैटरनल हेल्थ को देखती हैं, इन बॉडीज़ के कंसल्टेशन के साथ वो वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती हैं उनकी काउंसलिंग करना, उनकी केयर करना, और अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का एक्सेस दिलाना, रियल टाइम में उनकी केयर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड-19 का पैंडेमिक जब फैलना शुरू हुआ, और ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं एमएस शेषाद्री साहब लिख रहे हैं, फॉर्मर प्रोफेसर है क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी के सीएमसी वेल्लोर में। इनका ये बोलना है कि जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ था, अर्ली कोर्स में ही उन्होंने एक कॉशन किया था कि कोविड-19 प्रेगनेंसी के कॉम्बिनेशन के साथ बड़ा खतरनाक है। इसीलिए प्री कंसेप्शनल एडवाइस, मतलब कि कोविड, तब देखिए कोई वुमेन पहले से ही प्रेग्नेंट है और कोविड-19 फैलने लगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कोविड-19 के आने के बाद अगर कोई कपल कंसीव करने की सोच रहा है, बच्चा पैदा करने की सोच रहा है, तो उसको प्रॉपर प्री कंसेप्शनल एडवाइस लेनी चाहिए, प्रॉपर प्रकार से अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहिए, और अगर हो सके तो प्रेगनेंसी को थोड़ा आगे डिले कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि है ये कि हमारे देश में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बहुत सारी वुमेन हैं, बहुत सारे जो कपल्स हैं वो बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 इज नॉट अ प्रॉपर टाइम टू प्लान अ किड। समझ गए? कोविड-19 के इन्फेक्शंस मैसिवली इंडिया में बढ़ रहे हैं। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस कितनी खतरनाक है हम सबको पता है, और इसका इफेक्ट प्रेग्नेंट मदर्स पे भी आया। तो वॉर फिटिंग पे इसको देखने की जरूरत है, वुमेन को अलर्ट करने की जरूरत है, मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं उनको सचेत करने की जरूरत है। और सबसे खास बात यह है कि भाई वुमेन को आप कहीं ना कहीं कन्विंस करो कि यार कुछ समय के लिए आप अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर दो, या फिर एटलीस्ट जब तक हस्बैंड और वाइफ जो कपल है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाता, तब तक तो आप प्रेगनेंसी प्लान मत ही करो। और मान लीजिए कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और अनवैक्सीनेटेड है, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेट करना जरूरी है। फिर क्या बोल रहे हैं, टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल कॉन्ट्रसेप्शन। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता है कि कोई एक लेडी प्रेग्नेंट है, अगर हो सके शुरुआती स्टेज है तो वो अपना अबॉर्शन करवा ले और प्रेगनेंसी को बाद में प्लान करें। कुल मिला के यहाँ पे जो डॉक्टर है वो साफ साफ ये बोल रहा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं अगर वो अवॉइड कर सकती हैं तो इस समय बच्चा पैदा करना वो अवॉइड करें। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चा बड़ा होगा, प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, लेटर स्टेजेस में जाएगी, तो उनको एंटीनेटल एडवाइस लेने जाना पड़ेगा क्राउडेड हॉस्पिटल्स में। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो क्राउडेड हॉस्पिटल्स में एडवाइस लेने जाएंगे तो दे विल बी एक्सपोज्ड टू रिस्क, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा है। ओके। और खास बात यहाँ पे ये है कि अगर ये लेडीज इस समय पे प्रेगनेंसी अवॉइड करती हैं तो उससे एक और चीज़ होगी, एंटीनेटल केयर के लिए जितने हेल्थ केयर पर्सनल्स की जरूरत है वो कम हो जाएंगे, और ये जो एक्स्ट्रा हेल्थ केयर पर्सनल अवेलेबल होंगे इनको वैक्सीनेशन प्लान में लगाया जा सकता है, कोविड-19 की केयर में लगाया जा सकता है। ऑलरेडी हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो ओवरबर्डन है, और उसके ओवरबर्डन होने के चलते अगर ये मैटरनल वाली प्रॉब्लम थोड़े दिन के लिए रोकी जा सके या कम सीवियर की जा सके। अब देखिए कुछ कपल्स तो बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन अगर कुछ पढ़े लिखे कपल्स प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं इस टाइम पीरियड में, तो हेल्थ सेक्टर पे थोड़ा कम जोर पड़ेगा और वो लोग भी रिस्क पे कम आएंगे। क्योंकि देखिए अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है तो हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, एंटीनेटल विजिट्स करने ही पड़ेंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ साथ आपको अल्ट्रासोनोग्राफी तो अब आपके घर पे होगी नहीं, उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, एंटीपार्टम फेटल इवेल्युएशन, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक लेडी को करानी ही पड़ती हैं। तो अभी आप प्रेग्नेंट हो तो आपको जाना ही पड़ेगा, अभी प्रेग्नेंट हो ही हो तो भाई हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल सेफ मोड में मिले, और अगर लेडी अवॉइड कर सके तो इनको अवॉइड करना चाहिए। सारे केयर गिवर्स, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो मोस्ट पॉसिबल सेफ मैनर में उसको केयर मिलनी चाहिए। तो ये जो अल्ट्रासाउंड स्कैन्स है ये बहुत रूटीनली किए जाते हैं प्रेगनेंसी के समय पे, तो अल्ट्रासाउंड स्कैन सेंटर्स पूरी तरीके से सैनिटाइज्ड होने चाहिए। ओके। जितने भी इम्यूनाइज्ड पर्सनल्स हैं, जितने भी वो पर्सनल्स हैं जो कि अल्ट्रासाउंड केयर सेंटर्स में काम करते हैं, उनको वैक्सीन मिली हुई हो, ये ज़रूरी है।
या फिर हो सकता है कि पहले कोविड इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक हो गए हो, उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ गई हो। जो भी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, जो भी हेल्थ सेटिंग्स हैं जहाँ पे एक वुमेन अपना इलाज कराने के लिए जा रही है, वो जगहें बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल सेफ और इम्यूनाइज्ड होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुल मिला के एक लेडी जिसको बुखार आ रहा है, तो कोई प्रेग्नेंट वुमन को बुखार है तो उसको कोविड-19 के पेशेंट की तरह ही आप ट्रीट करो, और जब तक उसके कोविड-19 के टेस्ट रिजल्ट नहीं आते हैं, जितने भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उस हिसाब से वहाँ पे ट्रीट करिए। अब कभी-कभी इसमें गड़बड़ भी हो जाती है, किसी लेडी को लेबर पेन हो रहा है और लेबर पेन के समय पे आप उसका इलाज करोगे या उसका कोरोना का टेस्ट करोगे। बहरहाल जब तक हो सके, और किसी एक लेडी को अगर फीवर आ रहा है तो उसको कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से करिए। अभी के समय में क्या हो रहा है कि जो कोविड-19 प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो नॉन कोविड-19 प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके बीच में सेग्रीगेट करना मुश्किल हो रहा है, उनको एक ही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो बेटर ये है कि अगर किसी वुमेन को किसी भी प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं तो उसको सेग्रीगेटेड रखा जाए। हाँ, सेग्रीगेटेड रखने का मतलब ये नहीं है कि उसकी केयर कम हो जाए, ठीक है ना, उसकी केयर पूरी देनी पड़ेगी। इनफैक्ट कोई कोविड-19 से सफरिंग प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको आइसोलेट करके रखा हुआ है, तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी डॉक्टर्स वहाँ पे हैं उस वुमेन का ध्यान रखें, उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखें, रेगुलरली टेस्ट चेकअप्स होते रहें, बट उसको सेग्रीगेटेड रखें। क्योंकि मैटरनिटी वार्ड में बहुत सारी वुमेन अगर बैठी और किसी एक वुमेन को भी कोरोना पॉजिटिव है तो बाकियों को होने का खतरा है। तो एक वुमेन जिसको कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस है, कम से कम उसको सेग्रीगेटेड तो रखना ही पड़ेगा। टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो कोई बात नहीं। और जिन भी सेंटर्स में इन वुमेन को रखा जाए, वहां पे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन होना जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है भाई। फिर एंड में ये बताया जा रहा है कि बेनिफिट्स वैक्सीनेशन के बहुत हैं। जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने ये बताया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन का वैक्सीनेशन है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और दिस इज कंप्लीटली सेफ। जो प्रेग्नेंट वुमेन का वैक्सीनेशन हो रहा है ना, वो mRNA वैक्सीन से हो रहा है। mRNA वैक्सीन का क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है, मैटरनल एंटीबॉडीज उसमें आती हैं, और प्लेसेंटा और फेटस में ये जो वैक्सीन है वो पहुंच के कहीं ना कहीं वायरस के ट्रांसमिशन से प्रोटेक्शन देता है इन वुमेन को। तो जो वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स हैं, वैक्सीनेशन रिलेटेड रिस्क से कहीं ज्यादा है। देखिए, वैक्सीन के कुछ बहुत ही खतरनाक एक्सट्रीम सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों में है। तो ओवरऑल जो बेनिफिट है वैक्सीन को लगाने के, वो उसके नुकसान से बहुत ज्यादा है, इसलिए सब लोग बोल रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। अब आप समझिए, प्रेग्नेंट वुमेन में वैक्सीनेशन का एक अलग प्रोसेस है। जब प्रेगनेंसी होती है और ये जो इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड होता है, पोस्टपार्टम पीरियड मतलब कि एक लेडी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके 6 हफ्ते, मतलब जन्म देने के बाद जो 6 हफ्ते का पीरियड होता है वो पोस्टपार्टम पीरियड होता है। अब होता ये कि नेचुरली एक प्रेग्नेंट वुमेन में हो, या फिर ये जो इमीडिएट पोस्टपार्टम वाला पीरियड होता है ना, इसमें प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स होते हैं। प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स का मतलब है कि ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, वेन्स में ब्लड क्लॉट बनते हैं। तो प्रेगनेंसी और इमीडिएट पोस्टपार्टम में ब्लड क्लॉट बनते हैं वेन में, और जब ये ब्लड क्लॉट बनते हैं ना वेन में, तो खतरनाक हो जाता है। और कोविशील्ड जो वैक्सीन है, वेक्टर्ड वैक्सीन, इसकी तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ब्लड क्लॉट ही है। ओके, तो ऐसा किया जा सकता है यहाँ पे कि जो कोविशील्ड जैसी वैक्सीन हो गई या जेंसन जैसी वैक्सीन हो गई जिसमें ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस ज्यादा हैं, तो एक काम किया जा सकता है कि लेडीज को आप ये वेक्टर्ड वैक्सीन मत दो, ये कोविशील्ड और जेंसन वैक्सीन मत दो। आप एक काम करो कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वाली वैक्सीन दो, जैसे कि आपकी कोवैक्सीन हो गई, जैसे कि आपकी साइनोविक हो गई। तो कोविशील्ड और स्पुटनिक जैसी वैक्सीन जो कि वेक्टर्ड वैक्सीन है, अगर आप इन प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहते हो क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या किया जा सकता है कि साइनोवैक वैक्सीन जो कि एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की वैक्सीन है, या कोवैक्सीन जो कि एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की वैक्सीन है, ये दी जा सकती है। तो दिस इज मोर इफेक्टिव एट वैक्सीनेटिंग वुमेन। देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो कोवैक्सीन है और ये स्पुटनिक है, ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दी जा सकती, बिल्कुल दी जा सकती है। डर बस इस बात का है कि थ्रोम्बोटिक वैक्सीन से कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट्स बनाती हैं। तो अगर प्रेगनेंसी में और पोस्टपार्टम पीरियड में वैसे भी ब्लड क्लॉट बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो बचाने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप प्रेग्नेंट वुमेन को वेक्टर्ड वैक्सीन दो ही मत, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, सॉरी इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वाली वैक्सीन दीजिए, कोवैक्सीन या साइनोवैक जैसी। प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एडवांटेजेस क्या है वैक्सीन की, ये बताना बहुत जरूरी है। एक लेडी जो प्रेग्नेंट है, उसकी बॉडी थोड़ी वल्नरेबल है, उसको टेंशन है, सिर्फ अपनी नहीं बच्चे की भी टेंशन है। तो उस समय पे उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी होना बहुत नॉर्मल बात है। जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा उस प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी होगी, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो इसको इंफॉर्मेशन से, एजुकेशन से और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एड्रेस करने की जरूरत है। जो प्रोफेशनल बॉडीज है ना, रिकमेंडेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
उन्होंने बोला कि वैक्सीनेशन टू बी ऑफर्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर प्रोवाइडिंग एडिकेट इन्फॉर्मेशन एंड काउंसलिंग। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने, यूएस की एफडीए ने, सबने वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बेनिफिशियल माना है, सेफ माना है। एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ आप क्या नाम से ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कह सकते हैं कॉशन आप इस हिसाब से रख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि आप वेक्टेड वैक्सीन ना देके उनको इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वाली वैक्सीन दो। तो ये था भाई मैटरनल हेल्थ को लेके, कोविड-19 के समय पे आप मैटरनल हेल्थ को कैसे सेफगार्ड कर सकते हो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल इस आर्टिकल में सीखने को मिला हो। कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने व्यू पॉइंट जरूर दीजिए। जब आप कमेंट्स आते हैं, थैंक यू का भी कमेंट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कीप कमेंटिंग, कमेंट्स मत रोकिएगा अपने। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।